नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हम हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि आप जहां भी रहें तंदुरुस्त रहें और सेफ रहें और अपनी फैमिली के साथ आज का दिन यानी कि संडे बहुत ही अच्छे से हैप्पीली और पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्पेशली एक ऐसे एज ग्रुप के लिए, स्पेसिफिकली एज ग्रुप तो नहीं कहूंगी पर लेडीज के लिए ये टॉपिक हम खास करके लेकर आए हैं। लेडीज इन द सेंस आई वांट टू टॉक अबाउट मदर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के ग्रोथ की बात करते हैं, हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो मदर और फादर जो है वो दोनों ही पेरेंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जहां हम बात करते हैं हमारी नॉर्मल कन्वर्जेशंस के बारे में, हमारे दिनचर्या के बारे में, तो हमारे हाव भाव, हमारे बात करने का तरीका, ये सब चीजें जो हैं बच्चे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट रोल मॉडल्स टू देयर चिल्ड्रन। और ऐसे में अगर पेरेंट्स किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, चाहे फिर वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, तो कहीं ना कहीं उनकी पेरेंटिंग पर उसका असर पड़ता है। और वो असर कहाँ पड़ेगा? वो असर हमें हमारे बच्चों में भी दिखाई देगा। तो आज मदर्स के ऊपर, उस सेक्टर के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली जब बातचीत करती हूँ या किसी के साथ भी जब आप नेबरहुड में भी बात करते हैं, टिपिकली जो फीमेल्स है ना, उनकी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो आजकल ज्यादा सुनने को मिलता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई कहेगा हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मुझे ये हो रहा है, कोई कहता है मुझे कुछ हो रहा है। पर ये हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज हमारे एक्सपर्ट के साथ। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति भिमानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्वाति मैम ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। मैम जो हैं ये कंसल्टेंट हैं, वान्या गायनेक एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं और इनका स्पेशल इंटरेस्ट इन फर्टिलिटी पे है। और आई थिंक वो टॉक ऑफ द टाउन भी है क्योंकि जिस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात होती है, कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की तरफ भी वो चीजें लेके जाती हैं। तो चलिए जुड़ते हैं आज हमारे मेहमान के साथ, हमारे एक्सपर्ट के साथ। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज समय देने के लिए। और आई एम श्योर जितनी मुझे उत्सुकता हो रही है आपको सुनने की, उतनी ही हमारी ऑडियंस को भी हो रही होगी, क्योंकि हर घर में एक स्त्री है, एक माँ है और शायद वो कहीं ना कहीं किसी एज में इन चीजों से, स्पेशली जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जूझती है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम के हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम बोलते हैं वो एक्चुअली है क्या, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। ओके, थैंक यू आरती जी। और मुझे बहुत खुशी है आज मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रही हूँ। सो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जी, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल्स, ओवरी, देयर इज अ लिस्ट। इन सब में से एक केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है जिसे हार्मोन्स कहते हैं। और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के हर एक सेल को जाके अफेक्ट करता है, उसको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सिग्नल देता है। तो आप समझिए जब ये केमिकल मैसेंजर में कुछ गड़बड़ होगी तो सिग्नल ठीक नहीं मिलेगा और हमारी बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। करेक्ट। एंड दीज हार्मोन्स रेगुलेट ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि हमारी भूख, हमारी स्लीप, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी एनर्जी, हमारी एंजाइटी, एवरीथिंग। तो आप सोचिए अगर ये सारे फंक्शन हार्मोन्स कर रहे हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 50 हार्मोन्स, 50 से भी ज्यादा हार्मोन्स हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। अगर इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, अगर ऑर्केस्ट्रा में अगर म्यूजिशियंस की थोड़ी सी भी टोन इम्बैलेंस हो गई तो होल दिस थिंग बिकम्स, का परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल वो अफेक्ट हो जाता है। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। राइट। बहुत सिंपल शब्दों में यही कहूंगी, ये एक मैसेंजर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ले जाते हैं हमारे हर टिश्यू, हर सेल, हर ऑर्गन के लिए। अगर किसी हार्मोन ज्यादा है या कम है तो वो सब सिस्टम या कोई पर्टिकुलर सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। करेक्ट। मैम 50 हार्मोन है वो तो आज ही पता चला।
शायद हम सिर्फ बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि हम सुनते हैं और हम सुना हुआ Actually, चीज ये बोलते बहुत हैं। सुपरफिशियल टर्म है जिसको जी। डेप्थ में समझना जरूरी है। आज ही सुबह पेशेंट आए थे, मैम हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। मैंने कहा होल्ड ऑन, देयर इज नथिंग लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस हार्मोन में प्रॉब्लम है। राइट। और 50 का टेस्ट नहीं हो सकता, हर एक के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर जज करते हैं कि इस पेशेंट को किस टेस्ट की जरूरत है। राइट। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि बहुत जनरलाइज टर्म हो गया है और बहुत लूजली भी यूज होता है। और शायद मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जब विमेन आती है तो वो हर चीज हार्मोन्स के साथ ही रिलेट करती है। एक्चुअली आई थिंक डॉक्टर्स ने इसको ज्यादा प्रमोट किया बिकॉज उन लेमैन को समझाने के लिए ये वर्ड इजी है, थोड़ा साइंटिफिक भी है, थोड़ा इजी भी है। Right. तो वी ऑल्सो कॉमनली यूज इट कि भाई आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस, आपको फटीग लग रहा है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस। सो दिस इज हाउ दे आल्सो नो, बट देयर इज मच बियॉन्ड इट। राइट। तो अब आप सबको पता है कि हार्मोन्स क्या हैं, हमारे शरीर में कितने हार्मोन्स होते हैं और हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी इस हार्मोन के ऊपर जो है, इन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैम आगे बढ़ेंगे इस चर्चा को लेकर। पहले के समय में शायद ये इतना सुनने को नहीं मिलता था। नॉर्मली अगर हम लेडीज की बात करें तो कब मेनोपॉज आ गया वो भी पता नहीं चलता था, लेकिन आज प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, मेनोपॉज, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक एक करके राउंड है बिल्कुल। और कुछ समझ नहीं आता है, मतलब टोटली लॉस्ट है। और इसमें गूगल बाबा अलग रोल प्ले करते हैं क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं वही फिर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पर शायद हम भूल जाते हैं कि वो एक जनरल रिसर्च है और हर इंसान का बॉडी कंपोजिशन अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो रिएक्शन भी अलग होगा उस चीज का। पर अगर हम पर्टिकुलरली मैम हार्मोन्स के इम्बैलेंस की बात करें तो ये कौन सी उम्र से इसकी शुरुआत होती है, अगर आप थोड़ा वो बताएं। ओके। पहले तो मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी जो कंफ्यूजन है कि पहले ये नहीं होता था और अभी होता है। आई थिंक पहले टॉलरेंस भी बहुत था, दैट इज वन रीजन। दे पहले भी होता था, राइट, पर दे यूज्ड टू बेयर इट। आई थिंक फीमेल्स कभी भी इतनी ओपन अप नहीं थी जितनी आज है। सेकंड डिफरेंस जो मुझे लगता है सिडेंटरी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज का। पहले की जो लेडीज थी वो महिलाएं बहुत ज्यादा घर के काम या बाहर के काम, मतलब वो ऑलमोस्ट फुल डे एंगेज रहती थी। अब हम सब एजुकेटेड हो गए हैं तो हमारे ऑफिस जॉब्स हैं, मोस्ट ऑफ देम जो मैं डे टू डे प्रैक्टिस में देखती हूँ कि उनका 8 आवर्स 9 आवर्स का सिटिंग जॉब है, उसके बाद एक्चुअली एनर्जी नहीं बचती है कि हम कुछ एक्सरसाइज करें या कुछ फिजिकल करें। तो वो एक सबसे बड़ा, ऑफ कोर्स फूड हैबिट्स, गूगल, वो सब में भी बहुत डिफरेंस है। अब हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पहले तो पता ही नहीं होता था, तो वो इंसाइट ही नहीं था डिजीज का। करेक्ट। कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, होता होगा करके। और आई थिंक हर चीज के लिए लेडीज को कह दिया जाता था कि ये होता है, इसको सहन कर लो। हाँ, लेकिन आजकल नहीं करती है, तो वो या तो हमसे आके मिल लेती कि मम्मी ने बोला ऐसा होता है, पर आई वांट टू नो कि क्यों होता है, क्योंकि एजुकेशन हैज मेड अ बिग डिफरेंस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैम वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी उम्र से ये शुरुआत? अगर हार्मोनल इम्बैलेंस वैसे तो हर एज ग्रुप में फीमेल्स सिंस मेनार्की टू मेनोपॉज जी। अब यंग गर्ल्स हैं, दोज हु हैव स्टार्टिंग देयर पीरियड्स, 2-3 साल उनका हार्मोनल इम्बैलेंस और उसकी वजह से पीरियड्स की इरेगुलरिटी, लेंथी पीरियड्स, अर्ली पीरियड्स, हेवी पीरियड्स, बहुत सारी चीजें, मूड स्विंग्स, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वो काफी कॉमनली इस एज ग्रुप में देखा जाता है। सेकेंड एज ग्रुप है अराउंड मेनोपॉज, अगेन क्योंकि वही चीज मेनोपॉज में रिपीट हो रही है, आपके हार्मोन्स उस टाइम आ रहे थे और अभी जा रहे हैं। सो व्हेनेवर देयर इज एन इनफ्लो और आउटफ्लो देयर इज अ डिस्टर्बेंस। करेक्ट। और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी या स्ट्रेस, ओबेसिटी, ये सब तो रीजंस हैं ही जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। करेक्ट। मैम कारण मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहती हूँ, क्या ये हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस है ये सिर्फ फीमेल्स में ही होते हैं या मेल्स में भी होते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली आई थिंक वो बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट है अभी भी सोसाइटी का, क्योंकि मेल्स को तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही समझा जाता है। इफ दे टॉक अबाउट देयर इमोशंस और देयर एंजाइटीज, इट इज नॉट मे बी कंसिडर्ड, या फिर शायद फीमेल्स को इतना ज्यादा होता है कि उनका वो ओवरशैडो हो जाता है। वेरी ट्रू। पर
पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. They also go through a lot of emotional turmoil, hormonal changes, and which may be because of stress, obesity, and which is reflected in their like maybe sexual performances. Right. और infertility में भी कई बार वो result करता है. Right. और of course it affects their relationships also. Right. तो अब ये point clear हो चुका है कि hormonal imbalances सिर्फ फीमेल्स में नहीं पर मेल्स में भी होता है. पर हाँ मैम शायद बिल्कुल सही कहते हैं कि फीमेल्स की चीजें इतनी चर्चा हो जाती हैं कई बार, तो शायद उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, छोटी मोटी तकलीफें वहां पे भी होती हैं पर वो ओवर शैडो हो जाती हैं. शायद उन्हें लगता है कि नहीं हम नहीं बता सकते या हम बताएंगे तो पता नहीं क्या. और सोसाइटी में उन्हें सालों से स्ट्रॉन्ग, दे आर सीन एज अ स्ट्रॉन्ग फिगर, तो दे आर नॉट सपोज्ड टू टेल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. मैम अब आते हैं इनके कारणों के ऊपर. अगर हम कहें कि भाई इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे आपने स्टेजेस भी बताए कि कौन से स्टेज पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है. रीजंस डेफिनेटली आपने कहा कि मतलब हर एक स्टेज का एक खुद का एक हाँ उसका है. तो आप और इसके और क्या कारण हैं ये इम्बैलेंस होने के? देखिए जैसे मैंने आपको बताया मेनार्की और मेनोपॉज, क्योंकि हार्मोन्स का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज वन रीजन. लेकिन स्ट्रेस, आजकल वर्क स्ट्रेस भी है, लोगों को फैमिली स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस स्ट्रेस है बहुत, तो स्ट्रेस इज वन रीजन. कई बार मैंने यंग गर्ल्स आई हैव सीन बिफोर एग्जाम्स देयर पीरियड्स गेट डिस्टर्ब्ड. सो एग्जाम स्ट्रेस, फिर आपका इंटरव्यू है, यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, तो वहां पे भी स्ट्रेस है. आपका नाइट शिफ्ट्स है, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी शिफ्ट ड्यूटीज है. इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, वो भी एक अपने आप में एक स्ट्रेस है, बिकॉज नाउअडेज लेट मैरिजेस एंड दे हैव टू सेटल देयर करियर फर्स्ट. तो ऑफ कोर्स 28-29 पे तो दे स्टार्ट प्लानिंग और थिंकिंग, तो दैट इज ऑल्सो गिविंग देम स्ट्रेस. सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल. you end up with one thing and then again that leads to that another thing. Right. मतलब आप continuously अगर आप कहें तो 7-8 वर्ष की उम्र से आप 50 या 55 तक आप इसी से जूझ रहे हैं. मतलब एक से निकल रहे हैं, थोड़ा सेट हो रहे हैं, फिर कुछ नया आ रहा है, फिर वापस आप उससे जूझ रहे हैं. और कुछ अनकॉमन चीजें जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज, और फूड, जो प्रोसेस्ड फूड्स इतना अवेलेबल है, फ्रोजन फूड्स, या आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, रिफाइंड फ्लावर की चीजें मिल रही हैं या रिफाइंड ऑयल जो यूज हो रहे हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं अफेक्ट. इनफैक्ट आई फील रेडिएशन हजार्ड्स, पोल्यूशन, कॉस्मेटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये कुछ माइनर कारण भी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी आर ईटिंग. करेक्ट. तो आई थिंक अगर हमें लगता है कि हमारे शरीर में कुछ चेंजेस या बदलाव हो रहे हैं या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हमें थोड़ा अपने आप में आई थिंक इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा डेली रूटीन क्या है, हम किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक सोच भी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. पॉजिटिविटी इज, योर थॉट्स एक्चुअली गवर्न योर बॉडी. राइट. सो हाउ यू, इफ यू think positive, everything will go positive. Correct, it's that way. Correct. और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं मैम, तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ओवर 70% ऑफ वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जहाँ पे PCOS, PCOD, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, पता नहीं कितनी कितनी चीजें उसमें दी हुई हैं उन्होंने. बिल्कुल. और आई थिंक इसमें धीरे धीरे हम देखते हैं तो इसमें आई थिंक बढ़ोतरी हो रही है. अगेन रीजन सेम ही है, जैसे PCO आजकल ऑलमोस्ट 50 to 70% को माइल्ड या मॉडरेट PCO है. रीजन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स. ऑफ कोर्स कुछ फीमेल्स आर लिटिल प्रोन बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप, लेकिन मेन रीजन तो यही है, ये सब चीजें उसको एग्रीवेट कर रही है. सो इफ यू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड फूड हैबिट्स, गुड फैट्स, फैट हमेशा बुरे नहीं है. देयर आर गुड फैट्स आल्सो which are required, omega-3, omega-6, which are required for your normal body function. तो अगर आप ये सब मेंटेन करें तो काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, और स्ट्रेस को अवॉइड करना. राइट. उसके लिए आई थिंक योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है. इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज दे से कि एक्सरसाइज करने से जो आपके सेल्स हैं वो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर देते हैं. तो अगर मैं एक सिंपल सोल्यूशन दूं तो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. राइट. मैम गायनेकोलॉजिस्ट, ऐसे जब हम ये शब्द बोलते हैं तब पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या छवि छप जाती है, बट जैसे कहते हैं ना कि 6 महीने के बाद या 1 वर्ष में जब बच्चा 1 वर्ष हो जाता है तो उसे डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए, ताकि उसके दांत कैसे आ रहे हैं, उसका जॉ अलाइनमेंट कैसा है, वो सेटिंग जरूरी है. पर गायनेक के पास
एक पेरेंट को कब अपने बच्चों को लेके जाना, ऐसे कौन से स्टेजेस हैं जहां जाना जरूरी है, ताकि जो तकलीफें आजकल हम हमारे एडोलेसेंस में, हमारे यूथ में, और आजकल जो बच्चियां अर्ली मेंस्ट्रुएशन में बैठने लग गई हैं, क्यों जरूरी है एक एक्सपर्ट विजिट, और ये भी जानना कि बच्चे का बॉडी कंपोजिशन कैसा है, और अगर ये सलाह ली गई, गाइडेंस लिया गया, तो शायद वो हमारे बच्चे के लिए ही बेनिफिशियल होगा। क्या कहेंगे उस बारे में? ओके, मैं बहुत सारी गर्ल्स, यंग गर्ल्स 10, 11, 12, 13 एवरी डे आई मीट देम। तो मुझे सबसे बड़ा कारण, तो क्योंकि शायद मम्मियों को तो काफ़ी नॉलेज और मे बी विद एक्सपीरियंस दे हैव लर्न, बट वो शायद इसलिए भी मेरे पास लाना चाहती हैं कि बिकॉज दे डोंट लिसन, बिकॉज दे समटाइम्स दे डोंट लिसन, और दे आर हेजिटेंट टू टेल देम कि नहीं ऐसा होता है, ऐसे करने से ये सब। तो इसलिए भी जरूरी है कि वो हमारे पास लाएं, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करोगे, लाइक आई गिव अ वेरी सिंपल टिप टू गर्ल्स, बिकॉज मदर्स बोलती है 10th है इसका, 11th है, 12th है, इनका इतनी पढ़ाई है। मैंने बोला यू टेक ब्रेक फॉर 5 minutes, जस्ट डू स्किपिंग एट होम, इन योर रूम, यू कैन डू एनी टाइम। इट्स सच अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। आपकी बॉडी का 2.5 times वेट डाइवर्ट होता है आपके लेग्स पे, सो योर मसल मास इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो टीन एज में आप अपना मसल और बोन मास, पीक बोन मास अगर डेवलप कर लेते, तो यू विल नॉट हैव ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, राइट, like osteoporosis or sarcopenia. So that's why I would like to target this टीनेजर्स, कि आप आओ, मिलो और समझो कि आपके ये करने से आपकी कितनी ओल्ड एज, जो आप अपनी दादी, नानी या मे बी समटाइम्स मदर्स में भी देखते हैं, वो सॉल्व हो जाएगी। सो इसलिए उस सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू यूज दिस प्लेटफॉर्म एज स्प्रेडिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेयरनेस। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अब इंडिया में भी, इंडियन मेड भी अवेलेबल है, फॉरेन मेड तो पहले से अवेलेबल, अब इंडियन मेड जिसकी कॉस्ट भी कम है। तो और यंग गर्ल्स लाइक 9 to 13 years को ओनली 2 doses आर रिक्वायर्ड। तो शायद अभी हम जो 40-45 की फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर का डर है, वो तो उन्हें रहेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज वेरी एफिकेशियस वैक्सीन, 99% इफेक्टिव है। तो शायद उन्हें आगे जाके ये फेस ही ना करना पड़े, एंड वी कैन eventually we can eradicate cervical cancer. I don't say it's a virus or bacteria like polio, but we can eradicate a cancer in future if all the young girls, and especially between the age of 9 to 13, because only 2 doses are required. If you're more than 13, then there are 3 doses. तो dose भी कम लगेंगे, और इन girls को हमें ये target. That's why I want them to come meet me and understand all these things. आपने बहुत सही कहा, और आई थिंक हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है मैम, आज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का, ताकि हम जितने लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन ये चीज़ें आई थिंक आज हम नहीं समझ रहे हैं, और शायद कई लोगों की कैपेसिटी भी नहीं है समझने की। कई पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस भी होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें हैं क्या। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हम कई बार अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, तो अच्छा हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तुम लोगों में पता नहीं कहाँ से आ गया, एंड्योरेंस बहुत था तब। एग्जैक्टली तो ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती हैं। तो शायद एक्सपर्ट के साथ मिलना, उनसे जुड़ना, उनकी सलाह लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आई थिंक जहां मैम ने सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, उसकी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हम पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर चुके हैं, और हमने तो ये भी कहा है कि बॉयज को भी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, पर अब इंडिया में वो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए एटलीस्ट लड़कियों को तो लगनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आप अगर एक पेरेंट हैं जहां घर में बेटियां हैं, तो प्लीज इस पे ध्यान दें, और जो भी आपके डॉक्टर हैं, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो या फिर आपके कंसल्टेंट, जो भी एमडी हो, फैमिली डॉक्टर्स हो, उनसे मिलिए और इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर आप मैम से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली स्वाति मैम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वान्या हॉस्पिटल में मैम कंसल्टेंट हैं और आपको गाइड भी कर सकती हैं। मैम आगे बढ़ेंगे इस चर्चा को लेकर। कमिंग बैक टू मदर्स, अगर हम स्पेसिफिकली लेडीज की जब बात करते हैं, तब ये फेज जो 40 के ऊपर का फेज है, जहाँ पे हम प्री मेनोपॉज और फिर मेनोपॉज पीरियड और उसके बाद पोस्ट मेनोपॉज, ये जो एक समय है, ये बहुत ही तकलीफदायक है। और आई थिंक इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से एक लेडी जो है उसके साथ दिनचर्या में, अपने रूटीन में जूझती है। ऐसे में फैमिली, फिर वो चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हों, इन लॉज हों, पेरेंट्स हों, किस तरह मदद रूप बन सकते हैं, ताकि उसकी ये जो जर्नी है
तकलीफ वाली तो है, उसको सहन तो करना ही है, मतलब शी हैज टू पास, बट वो जर्नी को सपोर्टिव कितना कर सकते हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ इस बारे में क्योंकि मैं हर दिन हर रोज कपल्स को देखती हूँ। सबसे पहली चीज जो वर्ड मैं यूज करूंगी वो सेंसिटिविटी है जी। कि हस्बैंड्स हैज टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट योर वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। Right. वो सेंसिटिविटी ही 50% लोगों में तो नहीं है, इट इज सैड टू से, लेकिन उन्हें लगता है इनको कोई प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर प्लीज सॉल्व हर प्रॉब्लम, शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। पर समझने की जरूरत है कि क्या तकलीफ है। राइट। तो हस्बैंड्स बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स से भी अगर अपनी वाइफ को, तो बेसिकली लाइफ इज नॉट अबाउट ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया, डे टू डे चीजों को अगर एंजॉय करना सीख ले या खुशियां देना सीख ले, जस्ट मे बी प्रेजिंग हर फॉर स्मॉल थिंग्स। आज कुछ अच्छा खाना बनाया तो प्रेज कर दिया, बिलीव मी दीज फ्यू थिंग्स विल ब्रिंग लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली जी वो बिल्कुल सही बात है आपकी कि दे टेक फॉर ग्रांटेड, मम्मा तो ये रोज करती है, हमारी वाइफ तो रोज काम करती है, करने का उनका काम है, उनको क्या अप्रिशिएशन की जरूरत। बट छोटी छोटी चीजें अगर आप अप्रिशिएशन दे दे उन्हें, तो आई थिंक मुझे लगता है हार्मोन्स विल नेवर कम अप अबव ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट। मतलब आपकी अप्रिसिएशन ही उन हार्मोन्स को बैलेंस कर देंगे। दिस इज व्हाट, बिकॉज वो एक खुशी जो है जो एक माँ को मिलेगी या एक वाइफ को मिलेगी, जब आप एक छोटा सा गिफ्ट ला सकते हैं, कभी आउट ऑफ द वे ला सकते हैं, जरूरी नहीं है बर्थडे पे ही गिफ्ट, या बर्थडे पे तो देते ही, बट बर्थडे के बिना भी कुछ चीजें की जा सकती है, या वैलेंटाइन डे या एनिवर्सरी के बिना भी कुछ चीजें, और टेक अ फॉर अ डिनर आउट और मे बी अ डेट विदाउट किड्स, सिटिंग विद हर, लिसनिंग टू हर, जस्ट चाय की प्याली बना दे। एग्जैक्टली, मॉर्निंग में बहुत बड़ी बात इतना है। बोल दें कि आज आप मत उठो, मैं बना के पिलाता हूँ। एक और चीज सबसे बड़ी, हस्बैंड को आप कुछ भी चीज बोलते हैं, दे आर रेडी विद द सोल्यूशन। राइट। एक्चुअली समटाइम्स फीमेल्स डोंट नीड अ सोल्यूशन। करेक्ट। सोल्यूशन नहीं चाहिए, यू जस्ट बी एन एक्टिव लिसनर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर कोई लेडी, सोल्यूशंस तो सबको पता है बहुत चीजों के, पर कुछ चीजों के कुछ सोल्यूशंस नहीं होते, बट उन्हें कोई वेंट आउट करना है, तो आप बस सुन लीजिए, यू डोंट गिव योर सोल्यूशन, बिकॉज वो सोल्यूशंस शायद उन्हें और ज्यादा इरिटेबल बना देता है या कंफ्यूज कर देता है। जी, बिल्कुल। तो मैं बस, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हस्बैंड से कि बस सुनिए, अपनी एडवाइस मत दीजिए। आई थिंक आपने बहुत सही बात बोली, और ये बहुत ही मुद्दे की बात है, क्योंकि जितना भी समय आजकल हम देखते हैं कि कपल्स को मिलता है, वो बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन, डेली रूटीन, बच्चों का, घर का, खाना पीना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मिड मील्स, और उसमें अगर वर्किंग मदर है तो उसका वर्क, तो बहुत कम समय मिलता है। और अगर उस कम समय में हम अपना सब कुछ काम छोड़कर एक दूसरे को खाली सुन लें, तो वही बहुत बड़ी मदद बन सकती है। और बिलीव मी, इट एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन। इट एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये एक क्रेविंग भी है ना, हम पूरा दिन किसके लिए काम करते हैं, कर रहे हैं, और फिर एंड ऑफ द डे जिसके लिए हम वेट करते हैं, जिस रिजल्ट के लिए, वही रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। यही एक रीजन है जो उन्हें थोड़ा और अंदर से तोड़ देता है, आई वुड रादर से। इसलिए ये मिडिल एज में हस्बैंड, क्योंकि मिडिल एज में सबके ऑलमोस्ट मैरिज के 10-15 इयर्स हो गए होते हैं, तो वो सब चीजें ऑटो मोड में चली जाती हैं, पर हम उसे चलाना भूल जाते हैं। वेरी ट्रू। और आई थिंक एक बात और भी है मैम, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ आजकल वर्किंग पेरेंट्स हो चुके हैं, और ये जो इश्यूज अब हम देख रहे हैं, उनकी एज लिमिट जो थी उससे कहीं पहले होने लग गई हैं सब चीजें। तो आप 30-35 में भी आजकल लेडीज को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये सारी तकलीफें जो आपने बताई, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ऐसे एज में आई थिंक जब वो व्हेन शी वांट्स टू शेयर, मतलब काम के साथ बच्चा, और हम सब जानते हैं ये इजी नहीं है, और फीमेल्स का वर्कलोड थोड़ा, वर्किंग फीमेल्स का वर्कलोड हमेशा हस्बैंड से तो ज्यादा ही रहने वाला है। तो आई थिंक उसमें अगर आपकी वाइफ आपसे कहे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसे ये ना कहें कि किसने काम करने के लिए कहा है, छोड़ के घर में बैठ जाओ, बच्चा संभालो, किसने मना किया है, मैं हूं ना संभालने के लिए सब चीजें। आई थिंक वो बोलने से बेटर रहेगा कि चलिए हम मिलकर कर लेते हैं, जो भी है, आपको तकलीफ हो रही है, आज आप रेस्ट कर लो, कल कर लेना, आज मैं कर देता हूँ। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें, जैसे स्वाति मैम ने भी कही, सही में मेडिसिन का काम करती हैं, और मेरे हिसाब से शायद एक
जज्बा भर देती हैं उस लेडी में भी कि यार आज मेरे लिए इतना किया, कल सुबह मुझे डबल एनर्जी मिल जाती है और करने के लिए। तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर एक, जैसे मैम ने कहा कि एक बैठकर एक किसी को सुनना, आई थिंक एक हक करना, आप खाली उसको एक थैंक यू करना, जो चीजें वो करती है उसके लिए, ये दोनों के लिए है, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे। ग्रैटिट्यूड दिखाना अपना, और ये कहना कि भाई आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, और हम समझ सकते हैं आप जिस फेज से गुजर रहे हो। आई थिंक वो सिंपथाइज नहीं पर एम्पथाइज करना आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर इट इज वाइस वर्सा आल्सो। ऐसा नहीं है कि एवरी ओनस इज ऑन द फीमेल, राइट। वाइफ्स भी अपने हस्बैंड्स को कभी सुन सकती हैं, बिल्कुल सुनना चाहिए। बिल्कुल। उन्हें भी उनकी जो भी इमोशन, बिकॉज हमेशा लेडीज मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचती है बस हम ही ट्रबल में हैं, करेक्ट, पर ऐसा नहीं है। हस्बैंड्स के अपने टर्मोइल्स होते हैं, आप सुनिए उन्हें, आप उन्हें एडवाइस मत दीजिए, बट एक दूसरे के साथ शेयर करने से भी आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और आई थिंक दूसरी बात एक और भी है मैम, एक और सेक्टर भी है जहाँ लेडीज को लगता है कि हस्बैंड जो है ना वो भगवान है, वो सब जान लेगा। हाँ, एग्जैक्टली। और हम बोलते ही नहीं है। हाँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक सामने वाला जानेगा कैसे। तो आई थिंक वहां पे भी हमें इनिशिएट करना जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है हमें बोलने की क्या जरूरत है, उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है। वो एक अलग सेक्टर है, वो एक अलग। तो आई थिंक ये मोल भाव की बातें हैं, लेकिन बैलेंस तभी क्रिएट हो सकता है जहां हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की तकलीफें जो हैं उसमें एक दूसरे के साथ खड़े रहें और बहुत सारा प्यार एक दूसरे को दें। वही हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है शायद वहीं से मिल सकती है, और ये छोटी छोटी चीजें जो हैं हम सबसे लड़ सकते हैं। मैम बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मिडिल एज मदर्स हैं तो उनके बच्चे भी 10, 12, 8 to 12 स्टैंडर्ड्स के होंगे। 2-4 चीजें, जैसे आपकी कोई मम्मा की कोई हॉबी और आपकी कॉमन है, लाइक जस्ट रीडिंग अ बुक, यू कैन सिट विद हर एंड रीड अ बुक, राइट। यू कैन गो आउट फॉर शॉपिंग इफ यू बोथ लाइक। मतलब छोटी छोटी चीजों में अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू इन्वॉल्व हर ऑल्सो। आप कभी शॉपिंग के लिए जा रहे हो, जैसे ग्रोसरी लेने भी जा रहे हो, यू रीड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। अच्छा मम्मा दिस इज नॉट गुड फॉर यू, मम्मा लेट्स टेक दिस, सो शी विल ऑल्सो फील कि ये लोग मेरे बारे में भी सोच रहे हैं कि मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये ठीक नहीं है, ये लोग मेरे को भी एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो इन्वॉल्व हर, कुकिंग कर लो उनके साथ, हेल्प हर इन कुकिंग, एंड एटलीस्ट बैक आंसर तो नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा आर्ग्यूइंग कम कर लो, सिट एंड टॉक, आप अपनी बात बताओ। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज कि बच्चे गलत ही हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप बैठिए, सुनिए, समझिए एंड कम टू अ कंक्लूजन। आई थिंक उससे भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कई बार बच्चों की जिद, पेरेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड दे से नो दिस कैन नॉट हैपन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझिए आपके बच्चे क्या चाहते हैं, क्यों वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो आई थिंक और रिलैक्सेशन आ जाएगा फैमिली में। और अगर आप अपने इन-लॉज के साथ रह रहे हैं, आप भी उन्हें ये चीज कन्वे कर सकते हैं, ओपन अप, टेल देम दैट आई एम गोइंग थ्रू अ टफ फेज ऑफ लाइफ, जस्ट बी लिटिल सपोर्टिव। तो कई बार नहीं कहना, जैसे आपने बताया, ओपन अप होना हस्बैंड के साथ, पर पेरेंट्स, इन-लॉज सबके साथ भी जरूरी है। बच्चों को भी बिठा के समझा सकते हैं कि because girls अगर 12-13 years old, तो they will understand it very easily because they are also going through similar kind of phase. तो वो बहुत आसानी से समझेंगे और आपको एक सपोर्ट मिलेगा। आई थिंक गर्ल्स और बॉयज, इवन जिनके बेटे भी हैं, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है समझना कि मदर जो है उसकी एक पर्टिकुलर तरीका है चीजों को हैंडल करने का, और शायद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उस पे हमें ध्यान देना भी जरूरी है। तो आई थिंक उनको समझाने से ही होगा। वी एक्सपेक्ट देम टू डू दिस, डू दैट फॉर अस, वो नहीं हो। तो मेरा यही मैसेज भी एक्चुअली यही है फीमेल्स के लिए, प्लीज ओपन अप, टेल देम। बोलने से बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन मिलता है। बिल्कुल। हम गुस्सा करते हैं और बोलते नहीं है, तो उन्हें, बच्चों को भी कैसे समझ में आएगा कि व्हाट मदर इज गोइंग थ्रू, दे आर इन अ वेरी डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ फ्रॉम अस। बहुत सही बात आपने कही कि बात करके हर चीज का हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो या सबसे बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो घर में, उनके किसी के साथ भी अगर आप बैठते हैं, आप बातचीत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इतनी सारी चीजें जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और आप जब वहां से उठेंगे तो आपको लगेगा अच्छा
प्रॉब्लम तो था ही नहीं लाइट भी फील होता है, हाँ। वेंट आउट भी हो गया। जी। और कभी कभी मैं बोलूंगी फीमेल्स के लिए स्पेशली, अगर आपको ऐसा लगता है हस्बैंड को नहीं कह सकते, बच्चों के, आपके फ्रेंड्स फैमिली को भी आप शेयर करेंगे तो बिल्कुल। आपका काफी इमोशनल बर्डन कम हो जाएगा। देयर इज नो हार्म इन इट बिकॉज एवरीबडी इज इन द सेम बोट। अगर आपकी मिडिल एज फ्रेंड है तो आप उन्हें आराम से बोल सकते हैं, इट्स जस्ट शेयरिंग, इट्स नॉट अबाउट cribbing about your in-laws or your husbands, it's just sharing and venting out, that's all. आई थिंक आपने बहुत सही तरीके से मैम और बहुत ही वेल एक्सप्लेन पूरा सेशन में, मुझे तो बहुत मजा आई है। आई एम श्योर हॉर्मोन्स पे एक सेशन काफी नहीं है, इस पे बात करते रहना चाहिए। और हम आप ऑडियंस से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जब भी ये वीडियो देखें, आप जब भी ये वीडियो देखें, जब ये सेशन आप देख रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जो आपको लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए, तो प्लीज सजेशंस में अपने आप फीडबैक्स दीजिए, अपने क्वेश्चंस लिखिए, ताकि हम उन क्वेश्चंस को लेकर भी आगे आपसे जुड़ें। और आपकी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो आप ही सबके लिए बनाया गया है, और हम चाहते हैं कि हम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ी सी आरामदायक बना सके, थोड़ी स्मूथ बना सके, और उसी के लिए ये सारे एफर्ट्स डाले जाते हैं। और ऐसे में अगर आपका दिया हुआ प्रश्न, अगर आपका दिया हुआ टॉपिक रहता है, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि हम कई बार हमने ऐसा किया है कि हमें लोगों ने, गेस्ट ने दिए हैं टॉपिक्स, हमने लिए हैं और बहुत ही मदद रूप हुए हैं। तो आपको अगर मदद होती है किसी एक फैमिली को भी, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व है। हर बार मैं आपसे यही कहती हूँ। स्वाति मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैसेज आप दे चुके हैं, पर क्या कुछ और कहना चाहते हैं अपने मैसेज में? फीमेल्स के लिए यही कहूंगी, प्लीज ओपन अप, टेल योर प्रॉब्लम्स, शेयर योर प्रॉब्लम्स। और बच्चे, हस्बैंड या फैमिली के लिए बी कंपैशनेट, बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योर मदर और वाइफ। तो बहुत, आई थिंक 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। इन सब के अलावा भी अगर आपकी प्रॉब्लम आपको लगता है ज्यादा, आप काउंसलर्स या अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक हम एक ऐसे एरा में हैं जहां हम सोचें उतने एक्सपर्ट्स मौजूद बिल्कुल हैं, और शायद हमें सिर्फ करना है कि हमें इनिशिएट लेकर उसे जाके शेयर करना है। तो सॉल्यूशंस देने के लिए अगर आपको लगता है कि घर पे नहीं मिलता है बाहर से, तो डेफिनेटली आपके गायनेक, जो भी फैमिली गायनेक हैं या एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे ले सकते हैं। पर इसमें डिले मत करिए, क्योंकि अगर आपने डिले किया तो आप ही तकलीफ में रहेंगे, और शायद आपका फिर जो परफॉर्मेंस है एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, और आपको ही तकलीफ होगी कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैडम की जितनी भी दी हुई गाइडलाइंस है, प्लीज उसे ध्यान से सुने, इसे शेयर भी करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कंसर्न हर किसी के घर में है। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलें। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करना है और इसे शेयर भी करना है, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते भी रहना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।